हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डिपथोंग एकेडमी। दोस्तों, इसमें जो सीटेट एग्ज़ाम 2026 का होने वाला है, तो जो पर्यावरण अध्ययन है, तो पर्यावरण अध्ययन का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसके सीटेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, सीटेट से रिगार्डिंग, तो इसमें आज हम आपको सारा सुपर मैराथन या सुपर डिवीजन क्लास कह सकते हैं, सारा कुछ आपको कंप्लीट कराएंगे। क्लासेस थोड़ी लंबी होने वाली है, जिसमें सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, आपको रिवाइज कराएंगे। डिटेल में डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, थोड़ी सी रीडिंग करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। इसमें टू द पॉइंट है, मतलब एक बार सारा ईवीएस एनसीईआरटी और जो सीटेट से रिगार्डिंग ईवीएस के है थोड़ी अलग से भी हमने लिया है, तो सारा कुछ कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का रिवीजन या सुपर मैराथन क्लासेस या सुपर डिवीजन क्लासेस। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अपना पर्यावरण अध्ययन का सारा टॉपिक देखेंगे। सुपर डिवीजन क्लास है हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन या पर्यावरण की थीम से। तो दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण का ईवीएस का, तो उसमें हमारे एग्जाम में आता है कि ईवीएस की थीम कौन कौन सी है, आता है कि थीम्स कौन कौन सी है। तो यहाँ पे जो थीम्स है हमारी, तो इसको देख लेते हैं। तो जो हमारी थीम्स है तो ये कौन कौन सी है, तो परिवार एवं मित्र, ये कौन है, मेन थीम है। फिर भोजन, आश्रय या आवास, पानी, यात्रा, चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं। तो टोटल हमारे पास पर्यावरण में कितनी थीमें हैं, तो 6 थीम्स हैं। कितनी, 6 थीम्स। और जो पहला पॉइंट है परिवार एवं मित्र, इसकी जो टॉपिक है परिवार एवं मित्र का, इसकी सब थीम्स हैं। तो सब थीम्स कौन कौन सी है, संबंध हो गया, जानवर, पौधे, कार्य एवं खेल। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, आप इसे देख सकते हैं। इंग्लिश में भी बता देता हूँ। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये मेन थीम हो गई। फूड सेकंड थीम। थर्ड शेल्टर। फोर्थ वाटर। और पांचवा ट्रेवल। और छठवां थिंक बी मेक एंड डू। और इसकी जो सब थीम्स हैं, ये रिलेशनशिप एंड एनिमल्स, प्लांट, वर्क एंड प्ले। तो ये हमारी जो पर्यावरण की थीम्स है, तो सारी थीम्स हैं और सब थीम्स हैं। मेन थीम्स कितनी है, 6, और सब थीम्स कितनी है, 4। ये आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। फिर है हमारा दूसरा कि पर्यावरण की हम परिभाषा देख लेते हैं, पर्यावरण क्या है। तो यहाँ पे पर्यावरण की जो परिभाषा है, तो पर्यावरण शब्द जो है, शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। और परि का अर्थ है चारों ओर से, और आवरण का अर्थ है ढका हुआ। इस प्रकार पर्यावरण शब्द का अर्थ है कि व्यक्ति के चारों ओर और उसके आसपास जो कुछ भी है उसे उसका आवरण कहा जाता है। मतलब परि का अर्थ है क्या, चारों ओर, और आवरण का अर्थ है ढका हुआ। मतलब हमारे आसपास जितनी चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, तो वो क्या है, पर्यावरण है। चाहे हमारा जैवमंडल हो, या वायुमंडल हो, या स्थलमंडल हो, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये पर्यावरण की परिभाषा हो गई। फिर है कि पर्यावरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो पर्यावरण को इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं। ये कौन सी भाषा से लिया गया है, तो ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और फ्रेंच भाषा के किस शब्द से बना है, तो इन्वायरमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इन्वायरमेंट शब्द से बना है क्या, इन्वायरमेंट। किस भाषा से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। फिर है इसमें कि पर्यावरण जो जैव चक्र है, फिर पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसमें बायोटिक आता है और अबायोटिक आता है, जिसे हम जैविक और अजैविक कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में भी देखेंगे कि जैविक के अंदर क्या क्या आता है और अजैविक के अंदर क्या आता है। फिर है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है उसके कौन कौन से कंपोनेंट है, तो इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट है वो क्या है, यहाँ पे ह्यूमन, इसको रुकिए मैं जूम कर देता हूँ। तो एक क्या हो गया, ह्यूमन हो गया, दूसरा ह्यूमन मेड हो गया, और तीसरा नेचुरल हो गया। नेचुरल यानी प्राकृतिक, ह्यूमन मेड यानी जो मानव द्वारा निर्मित है, और ह्यूमन मतलब उसका समाज, उसका फैमिली, उसका कम्युनिटी, उसका व्यक्तित्व। ये किसके अंतर्गत आ जाता है, ये ह्यूमन के अंदर आ जाता है। इसमें सुपर मैराथन क्लास है, तो इसमें हम ऊपर ऊपर से सारा टॉपिक को रिवाइज करेंगे। फिर है जो अभी हमने बताया कि प्राकृतिक इन्वायरमेंट कंपोनेंट के अंदर क्या आता है, तो जो जैवमंडल था, बायोस्फीयर था, तो उसे देख लेते हैं। तो बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर पृथ्वी के सभी भाग जहाँ जीवन मौजूद है वह जैवमंडल कहलाता है। तो जीवन कहाँ कहाँ मौजूद मौजूद होता है, तो हाइड्रोस्फीयर में भी मौजूद होता है, और
लिथोस्फीयर में भी होता है और एटमॉस्फेयर। जब तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, चाहे लिथोस्फीयर हो, चाहे हाइड्रोस्फीयर हो, चाहे एटमॉस्फेयर हो, जब तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर के अंदर लिथोस्फीयर भी आएगा, हाइड्रोस्फीयर भी आएगा और क्या आएगा, एटमॉस्फेयर भी आएगा। तो ये आपने बायोस्फीयर को भी समझ गया होगा। फिर है इकोलॉजी। फिर है इकोलॉजी जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है कहाँ से हुई है, तो ग्रीक शब्द से हुई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक शब्द से हुई है। और जो ओइकस है, ओइकस का किसको शब्द को कहते हैं, तो हाउस को कहते हैं। तथा लॉगस, लॉगस का अर्थ क्या होता है, स्टडी। तो जो पेड़ पौधे और जंतु हैं, उनके जो आपस के संबंध है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तो उनका जो अध्ययन है, किसका, पेड़ पौधों का म्यूचुअल रिलेशन, तो उनके अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी टर्म कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। पेड़ पौधे और जंतुओं के जो आपसी संबंध है और एवं उनके वातावरण के साथ जो संबंध है, उसके अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। आई होप आपने ये भी समझ गया होगा। फिर है इकोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। कब, 1869, 1869 में। तो इकोलॉजी शब्द को किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। तो आपने ये भी समझ गया होगा। फिर है परितंत्र। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम जो है, यहाँ पे देख लेते हैं, परिस्थिति तंत्र या परिस्थिति की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई परितंत्र कहलाता है। तो जो ये अपना इकोसिस्टम है, तो ये किसकी, इकोसिस्टम जो है इकोलॉजी की क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी इकाई है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे जानवर जो अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। अजैव यानी अबायोटिक कंपोनेंट के साथ जो अंतःक्रिया यानी अंतःक्रिया करते हैं, मतलब एक दूसरे पर जो निर्भरता रहती है वो करके जो एक संपूर्ण इकाई बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। फिर है परिस्थिति तंत्र के बारे में थोड़ी और देख लेते हैं। परिस्थिति तंत्र का जो शब्द है पहली बार किसने दिया था, तो एजी टांसलेन ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। और ये शब्द कब पहली बार कब दिया गया था, तो ये 1935 में। फिर यहाँ पे परिस्थिति तंत्र का जो है तो चार्ट है, इसे आप देख लीजिए। तो परितंत्र के घटक में कौन कौन सा आता है, एक अजैविक घटक और ये दूसरा जैविक घटक। अजैविक घटक को क्या बोलते हैं, बायोटिक, बायोटिक। और अजैविक घटक को क्या बोलते हैं, अबायोटिक, अबायोटिक। और इसके अंदर क्या क्या आता है, बायोटिक के अंदर क्या आता है, बायोटिक के अंदर आता है उत्पाद, जैसे हरे पौधे हो गए, उपभोक्ता जंतु हो गए, अब घटक यानी सूक्ष्म जीव हो गए। भौतिक कारक के अंदर क्या आता है, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, प्रकाश हो गया, वायुमंडल हो गया। और इस और क्या आता है, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ के अंदर जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, जो खाद्य श्रृंखला क्या होती है, परितंत्र में एक जो जीवधारी होते हैं ऊर्जा पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और निश्चित क्रम से जुड़े होते हैं, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य किस पर डिपेंड रहता है, घास पर या पेड़ पौधे या फल सब्जी, वेजिटेबल में। और वेजिटेबल अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करती है, सूरज से, एनर्जी सूरज से प्राप्त होती है। ये हमारा फूड चेन हो गया। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये फॉक्स हो गया, फॉक्स यानी लोमड़ी हो गया। तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ये पक्षी को शिकार करेगा, पक्षी को खाएगा। फिर पक्षी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ये ग्रास हॉपर या टिड्डा, कीड़े मकोड़े पक्षी खाएगा। और जो टिड्डा है ग्रास हॉपर, ये इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, घास से, छोटे छोटे घास जो होते हैं। और घास को कहाँ से एनर्जी मिलेगी, सन से। तो जो यहाँ पे एक दूसरे से ऊर्जा अपना पोषण लेते हैं, तो यही हमारा फूड चेन हो गया, कि एक दूसरे पर सभी निर्भर हैं। यही क्या है, फूड चेन है। तो जो हमें एनर्जी शुरू में प्रदान करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी या सोर्स बोलते हैं। फिर जो प्रोड्यूसर होता है उसे, जो सबसे पहले इससे एनर्जी लेकर के बनाता है, तो वो प्रोड्यूसर हो गया। फिर इसको जो खाया वो क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो सेकेंडरी को खाया तो वो टेरिटरी या टेरिसरी कंज्यूमर हो गया, तृतीयक हो गया। तो ये एक दूसरे पर क्या रहते हैं, अपना फूड यानी भोजन खाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यही हमारा फूड चेन हो गया। यहाँ पे एक और एग्जांपल से आप समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर में क्या आ जाता है, घास हो जाते हैं, छोटे छोटे घास।
तो यहाँ पे जो घास है इसको कौन खाता है? ग्रास हॉपर। तो ये किस में आ गया? प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास हॉपर किस पे डिपेंड है? घास पे। और जो ग्रास हॉपर को कौन खा जाता है? फ्रॉग। तो ये किस में आ जाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर में। अब फ्रॉग को भी तो कोई खाने वाला है, तो फ्रॉग को कौन खा लेता है? स्नैक। तो ये स्नैक किस में आ जाता है? टर्शियरी कंज्यूमर में। फिर स्नैक को भी तो कोई खाने वाला होगा, तो उससे स्नैक को कौन खा जाता है? बाज या गिद्ध। तो ये फाइनल कंज्यूमर हो गया। बाज गिद्ध को तो फिर कोई नहीं खाता ना, इसका तो शिकार करना मुश्किल हो जाता है। ये फिर अपने से ही जब बूढ़ा हो जाता है तभी तो मर गया, तो इसको डिकम्पोजर्स नष्ट करते हैं। तो बाज को कौन खा जाता है? डिकम्पोजर्स। तो ये जो फाइनल जो फूड चेन का फाइनल जो अंत करता है तो कौन करता है? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स को भी क्या बोलते हैं? एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो डिकम्पोजर्स हैं, जैसे कौन? ये डिकम्पोजर्स में कौन कौन आ जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन आ जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में क्या क्या आ जाता है? जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, और क्या हो जाता है? फंगस हो गया। फंगस। ये क्या करते हैं? ये तीनों, ये जैसे सड़े गले कोई जानवर होते हैं, उनको खा करके मिट्टी में कंपोस्ट कर देते हैं और फाइनल उसका अंत कर देते हैं। तो जो इनको क्या बोलते हैं? फाइनल जो डिकम्पोजर्स बोलते हैं, या कि इनको क्लीनिंग एजेंट भी बोलते हैं। किसको? डिकम्पोजर्स को। सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मी। एक टर्म आता है कि सफाई कर्मी किसे बोलते हैं, तो डिकम्पोजर्स को सफाई कर्मी बोलते हैं। अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो फिर आप इसको भी लगा सकते हैं, बाज या गिद्ध को। जो मरे हुए जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस, तो इसको कौन खा जाता है? हॉग भी खा जाता है, मतलब गिद्ध भी खा जाता है, बाज गिद्ध भी खा जाते हैं, और उसको डिकम्पोजर्स भी खा जाते हैं लास्ट में। तो इन दोनों को जो है तो सफाई कर्मी भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर ऑप्शन में डिकम्पोजर्स ना रहे तो आपको बाज गिद्ध में जाना है, यानी फाइनल कंज्यूमर में भी जाना है। ये थोड़ी आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। फिर है ट्रॉपिक लेवल, यानी पोषण का स्तर। तो इसमें इसमें देख लेते हैं टॉपिक लेवल में क्या क्या है। तो पोषण स्तर, सभी जीव जंतु खाद्य श्रृंखला में एक निश्चित स्थान रखते हैं जिसे हम पोषण स्तर कहते हैं। जैसे जो टॉपिक लेवल है, पोषण स्तर है, इसमें क्या है? सभी जीव जंतु श्रृंखला में एक निश्चित स्थान रखते हैं जिसे पोषण स्तर कहते हैं। जैसे सन से एनर्जी कितनी मिलती है, और तो इसमें एक है जो एनर्जी, ऊर्जा का जो भंडारण है कितना मिलता है, कितना इसका पोषण का स्तर है, तो वो जो लेवल है अलग अलग जीवों से अलग अलग हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो जो अलग अलग एनर्जी प्राप्त है, एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसी को हम पोषण स्तर कहते हैं। आई होप ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। फिर है फूड वेब। फूड वेब क्या है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर संबंध को खाद्य जल या जाल कहते हैं। खाद्य यहाँ पे जाल होगा, खाद्य जाल कहते हैं। क्या है खाद्य श्रृंखला? क्या है? जो हम आपको फूड चेन बताया था उसके परस्पर संबंध, जैसे अलग अलग हमारी फूड चेन बन गई। जैसे किसका एक बन गया? एक बन गया जैसे ग्रास हॉपर का बन गया। ग्रास हॉपर का एक मिनट आपको अच्छे से बताते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रास है, ग्रास को कौन खाया? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाया? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाया? ईगल। अब एक फुट वेब ये बन गई। दूसरा फुट वेब जो है तो कौन सी बन जाएगी? जैसे ग्रास, ग्रास को कौन खाया? माउस। माउस को कौन खाया? या कि ईगल खा लिया, या कि स्नेक खा लिया। तो ये दूसरी फुट वेब या चेन बन जाएगी। फिर तीसरा कौन सा बन जाएगा? जैसे घास है, घास को कौन खा लिया? डियर। डियर को कौन खा लिया? अजगर खा लिया। अजगर को कौन खा लेता है? ईगल खा लेता है। तो जब बहुत सारी फूड चेन जो है एक दूसरे पर जब डिपेंडेंट हो जाती है, यानी जुड़ जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। फूड वेब, ठीक। फिर एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लिंडवान थे, लिंडवान एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया था 10% लॉ ऑफ एनर्जी का, 10% ऊर्जा का नियम दिया था। तो इसमें होता क्या है ये देख लेते हैं। तो जो लिंडवान जी ने ये बताया था कि जो पोषण का पोषण है, तो अगले स्तर पर एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल जाने पर 10% ही बचता है, बाकी क्या होता है? ऊर्जा या दूसरे एनर्जी के फॉर्म में नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी हम परिभाषा देख लेते हैं कि लिंडवान ने दिया था जिसके अनुसार हर अगले स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है, अगले स्तर पर ऊर्जा का 10% ही पहुँचता है, शेष ऊष्मा के रूप में उपयोग हो जाता है। जैसे एक टॉपिक लेवल है, यहाँ पे देख लीजिए आप। जैसे एक टॉपिक लेवल है यहाँ पे, जैसे सन, ये सन हो गया। सन से कितनी एनर्जी मिली? मान लीजिए 20,000 किलो जूल।
20,000 किलो जूल में केवल 10% ही हम यूटिलाइज कर पाएंगे, बाकी कहाँ जाएगा, या कि दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या हीट के रूप में निकल जाएगा, या लॉस हो जाएगा। 10% यूटिलाइज करेगा इसका, तो 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। तो 2,000 किलो जूल जो है तो एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में आएगा। जैसे ये पेड़ है, पेड़ के पास मान लीजिए 20,000 किलो जूल एनर्जी है, कितना, 20,000 किलो जूल है। जब ये यहाँ पे सेकंड टॉपिक लेवल में जाएगा तो जैसे ये घास है, घास को कौन खाएगा, पेड़ खाएगा। ये घास को कौन खाएगा, हिरण खाएगा। तो हिरण के पास जो एनर्जी जाएगी तो 10% ही जाएगी, बाकी हीट के फॉर्म में नष्ट हो जाएगी। तो 2,000 किलो जूल मिला। फिर दो सेकंड टॉपिक लेवल से थर्ड टॉपिक लेवल में जाएगा, तो जैसे हिरण है, हिरण का शिकार कौन कर लिया, लोमड़ी कर लिया। लोमड़ी को कितनी मिलेगी एनर्जी, 200 किलो जूल। और जब फाइनल में जाएगा तो 10% कम होकर के 20 किलो जूल किसको मिलेगी, शेर को मिलेगी, लॉयन को। तो आई होप ये भी आपने समझ गया होगा। यहाँ पे इसका चार्ट भी है, तो आप चार्ट के भी माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो लिंडमान का 10% लॉ ऑफ एनर्जी है, तो ये भी आप देख लीजिए। जैसे प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास 1,000 किलो जूल है, फिर वो जब सेकेंडरी में जाते हैं तो 10% ही ले पाते हैं एनर्जी, बाकी हीट के फॉर्म में चला जाता है, या कि वेस्ट के रूप में चला जाता है, या दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1,000 का 10% कितना होता है, 100। तो 100 जो है सेकंड टॉपिक लेवल में जाएगा, और फिर 100 का 10% थर्ड में जाएगा। तो ये क्या है, ये नियम कौन दिया था, लिंडमान जी ने दिया था। तो आएगा कि 10% लॉ ऑफ एनर्जी किसने दिया था, तो लिंडमान जी ने दिया था। ठीक, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। फिर हम यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक चालू होता है जो पेड़ पौधों के बारे में है, यानी प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक इमेज के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि ये डेजर्ट ओक है। क्या है, डेजर्ट ओक, जिसे रेगिस्तानी ओक कहते हैं। ये आप पेड़ देख लीजिए। फिर हम इसके बारे में थोड़ी पढ़ते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रेगिस्तान, तो ये कहाँ पाया जाएगा, रेगिस्तान में पाया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह एक आकर्षक मध्यम आकार धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तान में पाया जाता है। तो जो कौन सा पेड़ है, ये डेजर्ट ओक, रेगिस्तानी ओक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तान में पाया जाता है। शुष्क यानी सूखा रेगिस्तान में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अंडरलाइन कर रहे हो। जो रेगिस्तानी ओक है कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, फिर है इसकी बहुत कम पत्तियां होती हैं। यह लगभग 10 से 15 फीट तक लंबा होता है। तो ये किसके रेगिस्तानी जो ओक है, तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दे दिया अगर कि कोई पहेली टाइप में दे देता है कि इस 15 फीट की लंबी पत्तियाँ होती है, रेगिस्तान में पाया जाता है, और उसके बारे में दे देगा और आपको बोलेगा कि कौन सा पेड़ है आप बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा, तो आप ये पॉइंट देख लीजिएगा। फिर है इसकी जड़ें उसके तने से 20-30 गुना लंबी होती है। ये जड़ें पानी तक पहुंचने के लिए ज़मीन में गहराई तक जाती हैं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है बिटवीन द चैप्टर के माध्यम से कि किस पेड़ की सबसे ज़्यादा जड़ें जो है तो तने से इतनी गुना लंबी होती है, और जो पानी का स्टोर है तो वो अपनी जड़ों में कर लेता है। तो आपको बताना है रेगिस्तानी योग। इस पानी को पीने के लिए स्थानीय लोग पेड़ के तने में एक पतली पाइप लगाते हैं। जो गर्मी के दिनों में जब पानी की कमी हो जाती है तो पेड़ का जो तना है उसमें लोग होल करके एक पतली सी पाइप लगा देते हैं, और वो धीरे धीरे रिश्ता रहता है, और यहाँ पे जैसे बाल्टी या मग है कुछ तो भर जाता है, और वो पानी यूटिलाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो ये रेगिस्तानी जो ओक है उसके बारे में था। फिर है पीचर प्लांट। फिर यहाँ पे हम थोड़ी पीचर प्लांट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो पिचर प्लांट है, पिचर प्लांट को क्या बोलते हैं, कीटभक्षी या घटपांडी पौधा। कीटभक्षी या घटपांडी पौधा, तो ये इसकी इमेज है। जैसे जो ये घटपांडी पौधा होता है कीटभक्षी, तो जैसे ये दिन के समय ओपन रहता है, और जो है एक गंध स्मेल जो है रिलीज करता रहता है, छोड़ता रहता है। तो जो छोटे छोटे कीट हैं तो यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आके बैठ गए, जैसे बैठ गए तो ये अपना अब खान पूर्ति के लिए अपना ये मुंह जो है तो बंद कर लेता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, घटपंडी या पिचर प्लांट कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। इसे शिकारी पौधा कहते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें
नेफेंथीस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसके वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखो, यह पौधा भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चौड़ाई से। तो ये किसके बारे में था? घटपड़ी या नेफिंथीस पौधे के बारे में था। तो एक और पॉइंट है, यह मांसाहारी और कीटभक्षी पादप का एक उदाहरण है। तो अगर आपसे आ जाएगा कि मांसाहारी पौधा कौन सा है, तो आपको क्या बताना है कि ये कौन सा? घटपड़ी या पिचर प्लांट या नेफिंथीस पौधा। फिर है, यह अपने गड्ढे के जाल में कीड़े, मेढक और चूहों को फंसाता है। इसके घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसके पत्ती का रूपांतरित भाग कीड़ों को आकर्षित करने के लिए एक अच्छी गंध पैदा करता है। इसके बारे में तो हम आपको बता ही दिए हैं। फिर आमतौर पर यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये भी आपको बता दिए थे। फिर है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए यह कीड़े खाता है। फीचर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जो घटपड़ी पौधा है उसका एग्जाम्पल कौन कौन से, ये भी देख लेते हैं। और ये शिकार क्यों करता है? ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको क्यों अपने इनका शिकार करके क्यों करता है, ये देख लेते हैं। तो जो घटपड़ी पौधा है, तो ये अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, काहे के लिए? नाइट्रोजन N2 की पूर्ति के लिए ये क्या करता है? छोटे छोटे कीड़ों को खा जाता है। तो इसमें घटपड़ी पौधे के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? तो पिचर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, कोबरा लिली हो गया, और बटर वार्ट हो गया, और ड्रोसेरा हो गया, और कैपेंसिस और सनड्यू हो गया। तो ये एग्जाम्पल हैं किसके? घटपड़ी पौधे के। ये आप देख लीजिए और इन शॉर्ट भी ले लीजिए, आपके काम आएगा। फिर है खेजड़ी ट्री। खेजड़ी पेड़ के बारे में हम थोड़ी देख लेते हैं। खेजड़ी पेड़ का जो है तो चित्र है, ये कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है कि खेजड़ी पेड़ जो है तो कहाँ पाया जाता है। तो जो ये पेड़ है तो कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ी पढ़ लेते हैं। तो खेजड़ी पेड़ जो है तो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ठीक है। फिर यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो राजस्थान में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं मरुस्थल में, तो उनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पानी की कमी होती है। फिर इसके फलों को एक समृद्ध प्रोटीन स्रोत के रूप में खाया जाता है। पेड़ की छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। तो जो खेजड़ी पेड़ है इसका जो उपयोग है तो ये औषधि के रूप में भी किया जाता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। NCERT के अकॉर्डिंग भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सीटेट में तो आता ही है। तो इसकी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कीड़े इसकी लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो ये इमारती रूप से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। और यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी देखा होगा कि ये पेड़ बढ़िया हरा भरा है और रेगिस्तान में पाया जाता है। तो ये खेजड़ी पेड़ है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। फिर है बरगद, यानी बरगद तो का पेड़ तो आपने देखा होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? बनियान बोलते हैं, सबके गाँव में होगा। तो इसके बारे में थोड़ी पढ़ लेते हैं। तो यह पेड़ 200 साल तक जीवित रहता है। सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाला पेड़ ये है, 200 साल तक जीवित रहता है। मतलब एक आदमी की 4 पीढ़ी, अगर आपने एक पेड़ को अभी लगा दिया और आपकी 4 पीढ़ी आने वाली इसको देखेगी, तब भी ये पेड़ जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा। फिर है इसका पॉइंट कि पुराने बरगद के पेड़ों की लटकती हुई शाखाएं वास्तव में पेड़ की जड़ें होती है। तो जो बरगद का पेड़ है तो उसमें से जैसे ये शाखाएं जो ऐसे ऐसे हमको लटकती हुई दिखाई देती हैं, तो वो क्या होती हैं? पेड़ की जड़ें होती हैं, जो बैलेंस बनाने के लिए होती है। फिर है कि ये शाखाएं नीचे बढ़ती हैं जब तक कि वो ज़मीन तक नहीं पहुंच जाती। ये जड़ें खंभे की तरह होती है और पेड़ को मजबूत व सहारा देती है। जब पेड़ बड़ा व भारी हो जाता है तो उसके जो ब्रांचेस हैं, शाखा है, तो उससे जड़ें निकल आती हैं जो पेड़ को क्या सहारा देने के लिए होती है। फिर बरगद के पेड़ की जड़ें भी ज़मीन के नीचे होती हैं, जो दूसरे पेड़ों की तरह होती हैं। जैसे आपने और भी पेड़ देखा होगा, तो उसी की तरह इसमें भी जड़ें पाई जाती हैं। फिर हैं क्रोटोन पौधे। क्रोटोन पौधे को आप देख लीजिए, ये क्रोटोन पौधा है, इसे आप देख लीजिए, इसका चित्र। फिर इसके बारे में थोड़ी पढ़ते हैं, देख लीजिए तब तक। चलिए इसके बारे में थोड़ी पढ़ लेते हैं।
फिर है जो क्रोटोन पौधा है, क्रोटोन पौधे ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटोन पौधे की जड़ ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं होती है। जबकि मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगती है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है मिट्टी सूख रही है। तो इस तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। जैसे पेड़ के अंदर क्या होता है, क्रोटोन पौधा है, अगर उसके में पानी की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि इसकी पत्तियां सूखने लगती है और जो है तो पत्तियां पेड़ से झड़ने लगती है। तो ये सिग्नल दे देता है कि इस पानी की कमी हो गई है। फिर है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को क्या बोलते हैं, हमारे लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लिप्टिस। इसका पेड़ तो आपने देखा ही होगा। फिर इसका पहले चित्र देख लेते हैं, फिर इसके बारे में। ये जो नहीं देखा है तो यहाँ पे चित्र देख ले, चित्र के माध्यम से देख ले। फिर यूकेलिप्टस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस जो है मूलतः कहाँ, ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है। कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का। यूकेलिप्टस को सामाजिक वानिकी या परिस्थिति तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है, क्योंकि यूकेलिप्टस एक दिन में 40 लीटर पानी का जलव्य कर देता है। जो यूकेलिप्टस है तो ये पर्यावरण का आतंकवादी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पानी का दोहन करता है। दोहन यानी अपना जो फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया है वो करने के लिए 40 लीटर का एक जो है पानी एक दिन में यूज कर लेता है, दोहन कर देता है। इसीलिए इसे पर्यावरण का जो है तो आतंकवादी कहा जाता है, क्योंकि हमारे जो जलवायु है वो धीरे धीरे उसमें अच्छी बारिश नहीं होती, परिवर्तन हो रहा है और हमारे पर्यावरण में पानी की कमी हो रही है। तो इसीलिए यूकेलिप्टस को जो है तो पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। ये आप पेड़ देख लीजिए। फिर यहाँ पे है सब्जियों के जन्म स्थान के बारे में है, तो इसके बारे में थोड़ी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो पार्ट 2 है तो हम इसके आगे का टॉपिक पार्ट 2 में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर ये जो हमारा सीटेट का सीरीज चल रहा है इसका ईवीएस का, तो इसको अगर आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम आपका सीटेट का पूरा जो है कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं बंद करते हैं।